जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय पथ एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 4 वीडियो पहले ही आ चुके हैं एमसीक्यू के, और ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको साझा करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ नया बैच लॉन्च हो रहा है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, साथ में सीजीपीएससी व्यापम। सीजीपीएससी प्री का अलग और मेंस का अलग और व्यापम का अलग बैच है। आज शाम 5 बजे से ये बैच जो है शुरू हो जाएगा, 5 बजे से 8 बजे तक। और हमारा जो लोकेशन है 3rd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स इन फ्रंट ऑफ श्री बुक डिपो, गांधी चौक, यहाँ पर है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो इस क्रम में जो आज 14 जुलाई है, और 14 जुलाई में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलप्रपात है, बांध परियोजना है, सिंचाई है और कृषि है। इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के सारे टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर लिया है, और जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है हमारा, आज का पहला सवाल है कि बस्तर में स्थित पर्यटन स्थल है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बस्तर में है, आपको यहाँ पर बताना है। पहला सवाल, पहले नंबर पर दिया है नारायण मंदिर नारायणपाल, दूसरा है शिव मंदिर कापाबेड़ा, तीसरा है संविधान मंदिर बुरुंगपाल, और चौथा है कुडंग खोदरा जलप्रपात। इनमें से कौन सा बस्तर जिले में है ये आपको बताना है। इसमें से आप नारायण मंदिर नारायणपाल जानते होंगे कि ये बस्तर में है, बस्तर के लोहांडीगुड़ा विकास खंड में स्थित है। शिव मंदिर कापाबेड़ा बस्तर में नहीं है, दूसरी जगह पे है। संविधान मंदिर बुरुंगपाल ये बस्तर में ही है, और कुडंग खोदरा जलप्रपात भी कहाँ है, बस्तर में। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 4। यहाँ पर नारायणपाल मंदिर हमको दिख रहा है, नारायणपाल बस्तर के लोहांडीगुड़ा विकास खंड में है। लोहांडीगुड़ा विकास खंड यहाँ स्थित है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, याद रखिएगा। इसका निर्माण आपके छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम, इन्होंने अपनी माता गुंड महादेवी, इन्हीं के लिए जो है इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण इन्होंने करवाया था। 11वीं शताब्दी में बना ये मंदिर है नारायणपाल। और ये जो नारायणपाल मंदिर है ना, ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। एक है आपकी इंद्रावती और एक है नारंगी। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसके बारे में इतनी सारी जानकारी याद रखिएगा। संविधान मंदिर अपनी तरह का एक पहला मंदिर है, संविधान मंदिर, जो कि बुरुंगवाड़ा बस्तर में बना हुआ है, बुरुंगपाल बस्तर में स्थापित है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सिंचाई से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन बोलता है कि सृजित सिंचाई क्षमता के बारे में दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। वर्तमान में सृजित सिंचाई क्षमता 32 लाख हेक्टेयर है। क्या वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता है, ये बताना है। दूसरा, राज्य निर्माण के पश्चात 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सबसे पहला अगर हम देखिए तो ये जो 32 लाख हेक्टेयर है ना, ये गलत है। 32 लाख हेक्टेयर नहीं आएगा, आपका 21.76 लाख हेक्टेयर जो है ये वर्तमान में सृजित सिंचाई क्षमता है। और ये कब तक का डेटा है, ये है मार्च 2024 तक का। अभी यहीं तक का डेटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। तो मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है पूछे तो बताइएगा, 21.76 लाख हेक्टेयर। दूसरा कथन कहता है कि राज्य निर्माण के पश्चात, ये यहाँ पर राज्य निर्माण के पश्चात दे रहा है, राज्य निर्माण के पश्चात हमारे यहाँ 8.48 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। और जो 13.28 लाख हेक्टेयर दिख रहा है, ये राज्य गठन के समय है। किस समय है भाई, राज्य गठन के समय। तो राज्य गठन के समय सभी स्रोतों से हमारे यहाँ 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित थी, जो कि वर्तमान में 8.4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 21.76 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। तो उस हिसाब से दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन असत्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बेल महादेव गुफा स्थित है। बेल महादेव गुफा कहाँ स्थित है, आपको इसको बताना है भाई। बेल महादेव गुफा कहाँ है। पहला ऑप्शन है सरगुजा में, दूसरा ऑप्शन है जशपुर में, तीसरा ऑप्शन है बलरामपुर में, और चौथा ऑप्शन है कोरिया में। तो बताना है बेल महादेव गुफा कहाँ है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा जशपुर। जशपुर जिले में बेल महादेव गुफा स्थित है। आपको ये चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर बेल महागुफा का एंट्री है, और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जहाँ पर भगवान शिव का स्थापना किया गया है। तो इन्हीं के नाम पर इस गुफा को, इस पेड़ के नाम पर इस गुफा को बेल महादेव गुफा कहा जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है समझ लीजिए, और शिव से संबंधित यहाँ पर पूजा की जाती है। अगला है हसदो बांगो बांध परियोजना। हसदो बांगो परियोजना के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा। कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इस बांध का निर्माण 1967 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा,
4,20,580 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई क्षमता है। तीसरा, इस बांध से 923 ग्राम लाभान्वित होते हैं। और चौथा, इस बांध का अंतिम निर्माण 2013 में हुआ था। आपको इन चारों में से वह कथन बताना है जो सत्य नहीं है। सबसे पहला कि 1967 में बना हुआ था, बिल्कुल सही है भाई। प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला बांध है, ये भी सत्य है इसके बारे में। 4,20,580 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई क्षमता है, बिल्कुल सही है। 4,20,580 हेक्टेयर में क्या करता है भाई, सिंचाई क्षमता है। और राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है आपकी हसदो बांगो परियोजना। इस बांध से 923 ग्राम लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है। 923 ग्राम इससे क्या होते हैं, लाभान्वित। और जिले पूछे तो बताइएगा कितने जिले हैं, 4 जिले इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इस बांध का अंतिम निर्माण 2013 में नहीं हुआ था, 2011 में हुआ था। कब हुआ था, 2011 में अंतिम निर्माण। तो उस हिसाब से आपका सही कथन हो जाएगा, मतलब कि सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा इतनी सारी जानकारी को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए कौन कौन सा जलप्रपात है और कौन कौन सा आपके जिले है। कौन सा जलप्रपात किस जिले में है, आपको इसको सुमेलित करना है। रानी दरहा, देखिए जलप्रपात से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो ऑफलाइन क्लास में और साथ में ऑनलाइन क्लास में क्लास प्लस ऐप आप हमारा डाउनलोड करेंगे विजय पथ एकेडमी का, तो उसमें आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा, जहां जलप्रपात को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहां पे समझाया है। फिलहाल सवाल पे आते हैं। यहाँ पर पूरा जलप्रपात को बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पे हमको एक लिमिटेड और बहुत सारे सवालों को लेकर टॉपिक्स के साथ चलने पड़ते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से हम सवाल यहाँ पर लेकर आए। रानी दरहा जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है, सुकमा में है। इसी के साथ याद रखिएगा, एक है रानी दाह जलप्रपात, रानी दाह जलप्रपात है जशपुर में, और एक है रानी दहरा, रानी दहरा, ध्यान रखिएगा, रानी दहरा ये है कबीरधाम। कंफ्यूजन होता है आमतौर पर बच्चों को, रानी दाह जशपुर में, रानी दहरा कबीरधाम में, और रानी दरहा जो है वो सुकमा में है। ठीक है, चले। नीलकंठ जलप्रपात कहाँ है, नीलकंठ है कोरिया में भाई, नीलकंठ कहाँ है, कोरिया में है। रानी दाह कहाँ है, रानी दाह बताया मैंने आपको कहाँ है, जशपुर में है। और तुर्रा जलप्रपात कहाँ है, तुर्रा जलप्रपात है आपका सूरजपुर। तुर्रा जलप्रपात जो है कुदरगढ़ की पहाड़ी है, सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है, वहां पर बागेश्वरी माता का मंदिर है, वही पास में ही तुर्रा जलप्रपात वहां पर है। और गोदना जलप्रपात आपका गरियाबंद जिले में, गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर गरियाबंद जिले में बना हुआ है, गोदना जलप्रपात। तो उस हिसाब से आपका कूट क्या हो जाएगा भाई, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का हो जाएगा 4, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जलप्रपात है, मिला लीजिएगा। यहाँ पर हमको एक जलप्रपात दिख रहा है, पता नहीं कौन सा जलप्रपात है, यहाँ पर मुझे याद नहीं आ पा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र का 2.032 लाख हेक्टेयर है। देखिए हमारे यहाँ जितना भी जल क्षेत्र है, चाहे बांध ले लो, चाहे तालाब ले लो, चाहे दलदली क्षेत्र ले लो, जितने भी वेटलैंड एरिया है या जल क्षेत्र है, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2.032 लाख हेक्टेयर। ये आपको बताना है सही है कि नहीं है। दूसरा, मछली उत्पादन हेतु इन जल क्षेत्र में मछली उत्पादन हेतु विकसित जल क्षेत्र 1.976 लाख हेक्टेयर है। तीसरा कहता है कुल जल क्षेत्र का मत्स्य पालन 97.24 है या नहीं है। और चौथा बताना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन 2020-21 से 2025-26 तक किया जाता है या किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, इस पे आपको बताना है। तो सबसे पहला कथन है कि हमारे पास उपलब्ध कुल जल क्षेत्र कितना है, 2.032, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मछली उत्पादन हेतु विकसित जल क्षेत्र कितना है, 1.976 लाख हेक्टेयर है। और इसमें से ये कितना प्रतिशत है, तो 97.24% है। और जो चौथा में केवल आपको इसको याद रखना है 2024-25 तक है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था 2020-21 में लॉकडाउन के समय में शुरू किया गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में केंद्र और राज्य का जो अंशदान है वो 60-40 के अनुपात में रहेगा। और यह योजना विशेष रूप से मछुआरे समिति और मत्स्य विकास इसको ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इसके लिए जो भी आवंटित राशि होगी उसका 60 और 40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के मध्य में बंटवारा होगा। तो चौथा जो कथन है उसमें अगर 2024-25 रहता तो सही हो जाता, 25-26 है, इसलिए चौथा कथन गलत है। बाकी तीनों कूट आपके सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है हमारा, हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना से जिलों में सिंचाई होता है। कौन कौन से जिलों में सिंचाई होता है? 4 जिले मैंने बताए थे, 4 जिले में से इसमें कौन कौन सा जिला दिया हुआ देख लीजिएगा। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा। दूसरा है कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तीसरा है रायगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और चौथा है जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, कोरबा। तो जो 4 जिले मैंने बताए थे ना, उसमें 4 जिले में पहला आपका है कोरबा, दूसरा है आपका जांजगीर चांपा, तीसरा है आपका शक्ति, और चौथा है आपका रायगढ़। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा केवल यही दिख रहा है, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ये 3 जिले हैं, चौथा जिला कौन सा हो जाएगा? शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बांध व जिला के संबंध में असत्य है। कौन सा बांध और कौन सा जिला जो है असत्य है, इसको आपको बताना है। क्षीर पानी सुकमा में है क्या? घोंघा जलाशय बिलासपुर में है क्या? मरोदा बांध दुर्ग में है क्या? तुंगल बांध सुकमा में है क्या? आपको बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, क्षीर पानी, ये क्षीर पानी सुकमा में नहीं है, ये कबीरधाम में। कहाँ है? कबीरधाम। क्षीर पानी, सुतिया पाट, बिहार खार, कर्रानाला, चाकेर बांध, भोरमदेव बांध, ये सभी के सभी बांध आपके कहाँ हैं? कबीरधाम जिले में स्थित है, निर्मित है। घोंघा जलाशय आपके बिलासपुर में निर्मित है। बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में जब आप जाओगे तो वहां पर एक कोरी डैम है, उसे ही घोंघा जलाशय कहा जाता है। मरोदा बांध बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट के जस्ट पीछे में स्थित है, दुर्ग जिले में है। तुंगल बांध भी आपका कहाँ है? सुकमा में। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, वो है मरोदा बांध। मरोदा बांध में याद रखिएगा, राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर परियोजना, राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर परियोजना क्या किया जा रहा है? निर्मित किया जा रहा है, निर्माणाधीन है अभी। 15 मेगावाट का इसका क्या होगा? उत्पादन क्षमता होगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा शुरू किया गया है। सहयोगी कंपनी इसमें कौन होगी? एनटीपीसी प्लस सेल, ये दोनों मिलकर इसका क्या करेंगी? विकास करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी ना कभी सवाल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर है? सिद्ध बाबा जलाशय के बारे में पूछा है, आपको बताना है सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते, चुल्हाट नाला, दूसरा है फोंक नदी, तीसरा है देवधा नदी, और चौथा है लमती नदी। ठीक है, यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो है लमती नदी। कौन सी नदी है? लमती। अब सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इस जिले में। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के किस विकास खंड में है? तो खैरागढ़ विकास खंड में है। कहाँ है? खैरागढ़ विकास खंड में है। इससे केसीजी प्लस बेमेतरा प्लस दुर्ग, ये 3 जिले इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के अगर आप देखोगे तो 19 ग्राम, इससे 19 ग्राम, इससे 11 ग्राम, और इससे 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब वो मापने वाला ग्राम नहीं ना, गांव। इतने सारे गांव इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 23 ऐसे लघु जलाशय है जिनको इस बांध के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। कितने? 23 लघु जलाशयों को इस बांध के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। तो कितने लाभान्वित जिले पूछे तो 3 बताइएगा, कितने लाभान्वित ग्राम है तो टोटल करके बता दीजिएगा, 34 ग्राम यहाँ पर आ रहे हैं। और कितने लघु जलाशयों को इससे जलापूर्ति की जाएगी? तो 23 जलाशयों को जलापूर्ति की जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए कथनों को पढ़कर विचार कीजिए। जलवायु का सवाल है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। पहला कथन है भाई कि क्या कह रहा है? शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। ये सवाल है, अब आपको इसमें से सही उत्तर का कथन चुनना है। तो देखिए, उत्तर बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में कि पहला जो कथन कह रहा है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से क्या होती है? वर्षा होती है।
ये मानसूनी हवाएं क्या करती है भाई, प्रवेश करती है जून मई के लास्ट से लेकर जून सितंबर तक, क्या करती है, पूरे भारत में फैलती है, प्रवेश करती है। जब वो हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराकर वापस आती है, उसी को लौटता हुआ मानसून, या उसी को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संदर्भ में आप देखोगे तो ये हवाएं इस तरीके से जाती है और यहां से टकराकर ऐसे होते हुए वापस आती है, तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व से ये आनी शुरू करती है। तो छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून से कह लो या उत्तर पूर्वी मानसून से कह लो, यहां से क्या होती है, हल्की फुल्की वर्षा होती है। तो यहां पर पवनें चलती है कह रही है, तो बिल्कुल सही कथन है कि हाँ, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। दूसरा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है भाई, पश्चिमी विक्षोभ। और भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो जो लौटता हुआ मानसून है या जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इससे जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। तो हमें छत्तीसगढ़ से मतलब है, तो छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ पर पवनें चलती है, पूछी तो बिल्कुल हाँ, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। कब की बात चल रही है भाई, शीत ऋतु में। और यही पवनें क्या होती है, लौटते हुए मानसून पवन कहलाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में ये आपका फैला हुआ है क्या, मैकल श्रेणी। ये आपका क्या है, मैकल। और इस मैकल श्रेणी की छाया के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जाती है, इस तरीके से प्रवेश करती है, कौन सी शाखा से, अरब सागर की शाखा से, वो मैकल श्रेणी के मैकल श्रेणी से टकराकर उसके पश्चिमी भाग में ही क्या कराती है, वर्षा कराती है। किस भाग में, पश्चिमी भाग में। तो जो मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग है वो अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र हो जाता है, कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। दूसरा, जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं आती है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि से टकराकर इस क्षेत्र में क्या कराती है, वर्षा कराती है। किंतु कुछ हवाएं यहां तक पहुंचती है लेकिन उनमें इतनी नमी नहीं रह जाती कि वो बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा में अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में वर्षा करा सके। इसलिए ये वाला क्षेत्र आपका कैसा क्षेत्र होता है, कम वर्षा वाला, एकदम कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। किसकी वृष्टि छाया, मैकल की वृष्टि छाया। तो ये छत्तीसगढ़ के किस दिशा में आ रहा है, पश्चिमी दिशा में। सवाल क्या बोला है देखिए, कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। आर्द्र है मतलब वर्षा ज्यादा होनी चाहिए ना, और अभी हमने क्या देखा कि ये वृष्टि छाया पड़ रहा है, मतलब वर्षा यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो पश्चिमी क्षेत्र अधिक आर्द्र नहीं है, अधिक शुष्क होता है। तो उस हिसाब से दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। अब ये समशीतोष्ण जलवायु क्या होता है समझिएगा। आप अगर देखेंगे, यह कर्क रेखा है, हमारे राज्य के उत्तर से गुजरती। कर्क रेखा का नीचे का पूरा क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय, मतलब उष्ण क्षेत्र होता है। और जलवायु कैसी होती है यहाँ की, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। सवाल क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण में। अब समशीतोष्ण कैसे होगा, इसके ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र आपका शीतोष्ण या समशीतोष्ण में आएगा। तो अधिकांश भाग बोल रहा है ना, तो अधिकांश भाग नहीं, केवल थोड़ा सा भाग आता है। तो तीसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर रहे हैं भाई आपको कि निम्न वर्षा के क्षेत्र, मध्यम वर्षा के क्षेत्र, उच्च वर्षा के क्षेत्र और उच्चतम वर्षा के क्षेत्र। राज्य में पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को 4 प्रमुख वर्षा के क्षेत्रों में बांटा गया है। उच्चतम वर्षा के क्षेत्र जहां 1600 mm से अधिक वर्षा होती है, ठीक। उच्च वर्षा क्षेत्र जहां 1500 से 1600 mm तक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा क्षेत्र जहां 1400 से 1500 mm वर्षा होती है। और निम्न वर्षा से जहां 1300 mm तक की क्या होती है, वर्षा होती है। ऐसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा क्षेत्र किस सूची में शामिल है। सबसे पहले निम्न वर्षा के क्षेत्र लिखते हैं। तो निम्न वर्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है लोरमी का पठार। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे इस वाले मैप में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका मैकल के पूर्वी भाग में क्या हो जाता है भाई, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। और वृष्टि छाया होने की वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम हो जाएगी, वर्षा की मात्रा जब यहाँ पर कम हो जाएगी, तो यह क्षेत्र जो है किस में आएगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में आएगा ना भाई। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है हमारा, उसमें हम देखें तो निम्न वर्षा के क्षेत्र में आपका लोरमी का पठार आ जाएगा। मध्यम वर्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्यम वर्षा के क्षेत्र में आपका दक्षिणी महासमुंद आ जाएगा।
उच्च वर्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो उच्च वर्षा क्षेत्र में हसदो घाटी आ जाएगा, और उच्चतम वर्षा के क्षेत्र की बात करें तो जशपुर पाट आपका उच्चतम वर्षा में आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर एक चीज को कम से कम आप याद रख लीजिएगा। उच्चतम वर्षा के क्षेत्र, उच्चतम वर्षा के क्षेत्र, दो चीज बताऊंगा, उन दोनों से आप बहुत सारे सवाल बना लेंगे। पहला चंवर ढाल, चंवर ढाल को बाद में लिखेंगे। पहला लिखते हैं हम क्या, बीजापुर। दूसरा नारायणपुर, और बीजापुर नारायणपुर दोनों में क्या आएगा आपका, अबूझमाड़। ये बहुत ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है भाई, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र याद रखिएगा आपका देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा, देवगढ़ पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा। तीसरा याद रखेंगे, तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका जशपुर पाट, और जशपुर पाट का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, जशपुर पाट का पूर्वी हिस्सा। और इसमें जो चौथा क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा आपका हसदो मांड घाटी, हसदो मांड घाटी। और पांचवा जो आएगा वो आएगा चंवर ढाल, पांचवा आएगा चंवर ढाल। ये ऐसे क्षेत्र है राज्य में जो उच्चतम वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है, यानी कि 1600 mm से अधिक वर्षा होती है। दूसरा बता देता हूं किसको, निम्न वर्षा के क्षेत्र को। निम्न वर्षा मतलब जहां सबसे कम वर्षा होती है। तो निम्न वर्षा के क्षेत्र में आपके कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें आपका निम्न वर्षा क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कबीरधाम। अब कबीरधाम है, भौतिक विभाग के हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र आता है, शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान। ये कबीरधाम जिला है, इसी के साथ में आप मुंगेली भी ले लो, और इसी के साथ में आप क्या ले लो, बेमेतरा भी ले लो। तो ये जो क्षेत्र है आपके निम्न या निम्नतम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अब आ जाइए इस जोड़ी में। तो निम्न वर्षा के क्षेत्र में आपको लोरमी का पठार दिख रहा है, लोरमी का पठार आपका मुंगेली में ही तो फैला हुआ है जी, कबीरधाम में फैला है, मुंगेली में, और आपका थोड़ा सा कोरबा में और बिलासपुर में, इन क्षेत्रों में फैला है। फिर उसके बाद यहाँ पर उच्चतम वर्षा के क्षेत्र में आपको जशपुर पाट दिख गया। तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला का 2 होगा, पहला का 2 और दूसरा का 1 होगा, ये दो तो सुमेलित है। तीसरा का क्या होगा, 4, हसदो नदी, ठीक है, 2 1 4 3, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और किसी भी तरह की शिकायत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में ना आए तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। कहीं कुछ सवालों को बताते हुए कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए भी आप हमें सचेत कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम ख्याल रखें। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको इंग्लिश में कहते हैं ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के संदर्भ में विचार कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, व्यापम में 2-3 बार सवाल इससे बने हुए हैं, आगामी परीक्षा में भी बन सकता है। कि इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 में हुआ है, पहला। दूसरा, यह प्रदेश में 2 चरणों में लागू हुआ है। तीसरा, इसके तहत राज्य की 20 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। तीसरा, और चौथा, प्रथम चरण में कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर, जशपुर को शामिल किया गया है। ये 4 कूट आपके दिए हुए हैं, और इन 4 कूट में से कौन सा सही है उसको आपको बताना है। सबसे पहला बोलता है कि इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को हुआ, बिल्कुल सही कथन है, 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई है, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर। यह प्रदेश में 2 चरणों में लागू हुआ है, गलत है, ये कथन गलत है, 2 चरणों में नहीं हुआ, 3 चरणों में लागू हुआ है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत हो गया। इसके तहत राज्य के 20 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है, तीसरा कथन भी एकदम सही है। तीसरा कथन क्या है, एकदम से, इसके तहत राज्य के 20 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा बोलता है कि प्रथम चरण में कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर, जशपुर को शामिल किया गया, ये कथन गलत है। ये प्रथम चरण में नहीं आएंगे, ये तृतीय चरण में आएंगे। कौन से चरण में, तृतीय चरण में। 3 चरणों में हुआ है भाई, तो प्रथम चरण में कौन सा है बता देता हूं थोड़ी देर में। तो यहां पर आप देख लो, अगर आपको पता है कि 3 चरणों में लागू हुआ है, तो जिसमें जिसमें आपका 2 है वो तो आंसर आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पहला और तीसरा, 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विचार की सही चीज पूछा है ना, हाँ ठीक है, 1 और 3 इसमें सही। जो चौथा कूट है वो कौन से चरण का बात करता है, तीसरे चरण का बात करता है। मतलब बोला तो पहला चरण में है, लेकिन है कौन सा चरण का, तीसरा। तो पहले चरण में कौन कौन से जिले शामिल है, प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण में याद रखना, सबसे पहला राजा आदमी कौन है भाई, राजनांदगांव। जो राजा है वो पहले आएगा ना, राजनांदगांव। अब आपको अगर मैपिंग पढ़े हो आप, तो मैपिंग में याद रखिएगा कि यहां पर आता है राजनांदगांव, क्लियर। अब इस राजनांदगांव के ऊपर में यहां पर क्या आएगा, कवर्धा। तो दूसरे नंबर पे क्या याद रखिएगा,
कवर्धा, कवर्धा मंडी को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, क से कवर्धा है और क से याद रखना कुरुद, क से कवर्धा और क से कुरुद। कुरुद कहाँ है, धमतरी जिले में है, यहाँ पर आ गया कुरुद। ठीक है, क से कवर्धा और क से कुरुद। इसी कुरुद यानी धमतरी के पास में ही राजिम में आपका नवापारा है, तो कौन सी जगह याद रखोगे, नवापारा। राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया, कुरुद हो गया, नवापारा। और एक याद रखना कौन सा है आपका, भाटापारा। दोनों पारा पारा है, हमार पारा तुहर पारा, ये पारा वो पारा, तो भाटा पारा नवा पारा। यहां से याद रख लेना भाई। कैसे याद करना है, जो राजा है वो पहले आएगा। राजा मतलब कौन, राजनांदगांव। अब राजनांदगांव यहाँ पर है मैप में, पता है भाई। राजनांदगांव के ऊपर में क्या मिलेगा आपको, कवर्धा। क से कवर्धा है, क से क्या याद रखोगे, कुरुद याद रखोगे। तो कुरुद कहाँ है, धमतरी में है। ठीक है, धमतरी की जस्ट बगल में राजिम है, राजिम गरियाबंद, वहां पे नवा पारा आएगा। और नवा पारा है तो एक और पारा जाना है हमको, कौन सा पारा, भाटा पारा। ये 5 आपके प्रथम चरण में शामिल क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत शामिल है। कृषि उपज मंडी है जो प्रथम चरण में क्या है, शामिल है। तीसरे चरण में ये है। टोटल कितने मंडियां शामिल है, तो 20। दूसरे चरण को आप याद ना भी करो तो भी सवाल आपसे बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में अब तक कुल कितनी कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। 3473, 3569, 3872, 3743। सीधा सीधा उत्तर है इसका क्या, 3872। फैक्चुअल चीज है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, भारत सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में प्रचलित कोई खाद्य हो, कोई उपयोगी वस्तु हो, उन सबको क्या किया जाता है, उस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे एक जीआई टैग दिया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन कौन सा आपका जीआई टैग है। ज्यादा इंपॉर्टेंट खाद्य वाला ही होता है। देखो सबसे पहले बस्तर ढोकरा। ढोकरा क्या है भाई, एक शिल्प कला है बस्तर ढोकरा, धातु कला के अंतर्गत शामिल है। ढोकरा कला जब जनजाति पढ़ेंगे ना तब उसमें अच्छे से बताऊंगा, जिसमें क्या किया जाता है, आपके धातुओं को, जो आपका टीन होता है, रांगा होता है और तांबा होता है, इनको पिघलाकर आकर्षक रूप दिया जाता है, जो भी रूप चाहिए। तो वो धातु कला को बस्तर में क्या कहा जाता है, ढोकरा कहा जाता है। तो ये ढोकरा कला, दूसरा चांगरो राइस और तीसरा जीरा फूल। इनमें से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बस्तर ढोकरा, और तीसरा क्या है, जीरा फूल। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3। चांगरो राइस क्या है, चांगरो राइस एक जैविक ब्रांड है। चांगरो राइस क्या है, जैविक ब्रांड, या ये कह लो जैविक उत्पाद है, जो कि किस जिले से संबंधित है, बलरामपुर जिले से संबंधित। बलरामपुर जिले में उत्पादित होने वाले प्रमुख चावल को चांगरो राइस के नाम से या चांगरो राइस ब्रांड के नाम से क्या किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है। ये बलरामपुर से संबंधित क्या है, जैविक उत्पाद है, जैविक ब्रांड है, ना कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। एक तो जीरा फूल हो गया, दूसरा याद रखिएगा एक है नगरी दुबराज, शायद एक जीरा फूल है और एक नगरी दुबराज। ये चावल की किस्म है, सुगंधित चावल की किस्म। 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया है और जीरा फूल को 2019 में जीआई टैग दिया गया है। जीरा फूल आपके संबंधित है कहां से, सरगुजा संभाग से, और नगरी दुबराज आपके संबंधित है कहां से, धमतरी जिले से, धमतरी के सिहावा से, वही से संबंधित है, यहां पर इसका उत्पादन होता है। तो इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 3। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ कहाँ पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पहला सरकंडा, दूसरा पेंड्रा, तीसरा सरोरा और चौथा है चंदखुरी। तो पशु प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, सरकंडा में है ही। दूसरा पेंड्रा, पेंड्रा में कौन से स्थान है पूछे तो बताइएगा, पकरिया। पेंड्रा में कौन से स्थान है, पकरिया। तीसरा है सरोरा, कौन सा है, सरोरा। और चौथा चंदखुरी में नहीं है, चंदखुरी की जगह में एक जगह याद रखिएगा, अंजोरा। अंजोरा कहाँ है, दुर्ग में है। ये 4 जिलों में पशु प्रजनन केंद्र जो है संचालित है। तो इस प्रश्न का जो सवाल, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 1, 2 और 3। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंदखुरी नहीं आएगा, चंदखुरी की जगह में अगर अंजोरा रहता तो आपका ऑप्शन में शामिल होता। ठीक, इसी के साथ में याद रखिएगा कुछ चीजें। बकरी प्रजनन केंद्र, राज्य में बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है। तो एक तो आपका पकरिया पेंड्रा में ही है, पकरिया कहाँ, पेंड्रा में। दूसरा है सरोरा, सरोरा कहाँ है, रायपुर में है। और तीसरा है आपका रामपुर, रामपुर का पुराना नाम क्या है, ठाठापुर। ये कहाँ है, कबीरधाम में।
यहां पर क्या है आपका बकरी प्रजनन केंद्र है, पकरिया, सरोरा, रामपुर, यहां पर बकरी प्रजनन केंद्र। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, सूकर प्रजनन केंद्र। क्या याद रखोगे? सूकर प्रजनन केंद्र। सूकर प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है? एक है आपके सकालो, सकालो कहाँ है? सरगुजा में है, यहां पर सूकर प्रजनन केंद्र मिलेगा। दूसरा है परचमपाल, परचमपाल कहाँ है? बस्तर में है। और तीसरा याद रखेंगे कुनकुरी, तीसरा क्या याद रखेंगे? कुनकुरी, कुनकुरी कहाँ है? जशपुर में है। इन 3 जगहों पर सूकर प्रजनन केंद्र संचालित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मार्च 2024 तक कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो मेरे ख्याल से पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 21.76 लाख हेक्टेयर में क्या है भाई, हमारे यहाँ कुल सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। अगला सवाल है, जून 2024 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? जून 2024 तक, देखिए नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र। अब आपको सिंचाई याद रखना है। सिंचाई में बच्चों को डेटा याद करने में बहुत दिक्कत होता है। एक आपको याद रखना है नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, मतलब कि एक सीजन में जो सिंचाई होगी, एक फसली सीजन में जो सिंचाई होगी उसी को नीरा या शुद्ध कहते हैं। वो खरीफ की फसल में आमतौर पर आता है। दूसरा आएगा आपका दो फसली। दूसरा क्या आएगा? दो फसली, यानी कि आपने खरीफ में जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक एक फसल ले लिया, उसमें जो भी सिंचाई आपको प्राप्त हो नीरा या शुद्ध सिंचाई में आएगा। उसके बाद दूसरी फसल आप लेना चाहे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप दूसरी फसल लगाए, उस दौरान उसी भूमि पर जब आप दूसरी फसल लगा रहे हो तो उस दौरान जो सिंचाई होगी वो आपकी दो फसली सिंचाई होगी। जब आप नीरा और दो फसली दोनों को मिला देते हो तो आपका क्या हो जाएगा? कुल सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल सिंचाई। अब सिंचाई से संबंधित कुछ कुछ डेटा है, उन डेटास को मैं यहीं पर एक बार चर्चा कर देता हूं जिसको आप जान जाइएगा। अगर नीरा या शुद्ध सिंचाई की बात की जाए तो 14,86,000 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, ये आपका नीरा या शुद्ध सिंचाई का हो जाएगा। दो फसली की अगर मैं बात करूं तो दो फसली 4.05 लाख हेक्टेयर, 4.05 लाख हेक्टेयर, ये आपका दो फसली में हो जाएगा। अगर कुल सिंचाई की मैं बात करूं तो कुल सिंचाई है 18.92 लाख हेक्टेयर। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एकदम लेटेस्ट डेटा है, इनको याद रखेंगे। कि आपसे पूछेगा नीरा या शुद्ध सिंचाई कितने लाख हेक्टेयर में है? 1486। जैसे सवाल है इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा, ये 1485 भाई, 14, एक मिनट, 1486 है, इसको सुधार लीजिएगा, 1486,995 होगा। कितना होगा? 1486,995। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है 1486,995, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दो फसली बोले तो कितना बताओगे? 4.05 लाख। और कुल सिंचाई कितना बताओगे? 18.92 लाख। ये हो गया। अब प्रतिशत में याद रखिए, प्रतिशत में भी पूछता है। तो राज्य में नीरा या शुद्ध सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 32%। कितना है? 32%। दो फसली का प्रतिशत नहीं लेना है आपको, कुल सिंचाई का प्रतिशत लेना है 34%। कितना है? 34। अब आर्थिक सर्वेक्षण में एक और डेटा मिलेगा आपको शुरुआत में कि राज्य में 39 दशमलव, सभी स्रोतों से 39.27% क्षेत्रफल पर सिंचाई का प्रतिशत सृजित हो चुका है। तो ये डेटा भी याद रखना है। जब आपको कुल सिंचाई पूछे तो बताइएगा 39.27 लाख। जब आपको कुल सिंचाई अगर 34% हो तो भी वो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुल सिंचाई का क्षेत्र कितना बताया? 1892। और आर्थिक सर्वेक्षण में एक जगह पर आपको 2176 लाख हेक्टेयर भी मिलेगा, 2176 लाख हेक्टेयर। तो कुल सिंचाई के दो डाटा है, एक ये और दूसरा ये। और प्रतिशत में पूछे कुल सिंचाई का तो एक 34% है और एक 39.27% है। इसी के साथ और जानकारी ले लेते हैं क्या कि भाई जो नीरा या शुद्ध सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में हुई है? जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा। न्यूनतम की अगर आप बात करोगे, न्यूनतम की, तो वो आपका दंतेवाड़ा आ जाएगा। अगर प्रतिशत में भी बात करोगे तो प्रतिशत में भी जांजगीर चांपा है, नीरा या शुद्ध 99% यहां पर है, और न्यूनतम में भी क्या आ जाएगा? दंतेवाड़ा। दो फसली की बात करोगे तो दो फसली में याद रखना क्षेत्रफल में या प्रतिशत में बेमेतरा सबसे टॉप में है और सबसे लोवेस्ट में है आपका दंतेवाड़ा और नारायणपुर। दंतेवाड़ा और नारायणपुर। कुल सिंचाई की अगर आप बात करोगे तो कुल सिंचाई में भी आपका कुल सिंचाई में आपका क्षेत्रफल बेमेतरा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? बेमेतरा। जांजगीर चांपा नहीं है यहाँ पे, कौन सा है भाई? बेमेतरा। कुल सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है पूछे तो क्या बताओगे आप? बेमेतरा बताओगे। जबकि प्रतिशत में
कुल सिंचाई का सर्वाधिक जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा है। कितना प्रतिशत है? 90%। और न्यूनतम में दंतेवाड़ा ही आएगा। हर चीज में न्यूनतम में क्या आएगा? दंतेवाड़ा ही आएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया, वीडियो को यहां से बार बार आप क्या कर लीजिएगा? बैक कर लीजिएगा और बैक करके देखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि जून 2024 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, कितना प्रतिशत है? 32% है। ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है कि जून 2000 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2024 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है? जब नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना, 1 नवंबर 2000 को, उस टाइम पे 13.28 लाख हेक्टेयर पर हमारी सिंचाई क्षमता सृजित थी। आज वर्तमान में मार्च 2024 तक 8.48 लाख हेक्टेयर में हमने अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किया है, और इन दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है? 21.76 लाख हेक्टेयर हो जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में छत्तीसगढ़ की किस परियोजना को शामिल नहीं किया गया? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, 1-2 सालों से तैयारी कर, उनके लिए तो ये एकदम इजी है, लेकिन जो बच्चे पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में 3 परियोजना को शामिल किया गया है। पहला है केलो, खारंग और तीसरा है मनियारी। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। नहीं शामिल किया गया है तो किसको? अरपा भैंसाझार परियोजना को नहीं शामिल किया गया। अब इसके पीछे देखिए, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं केलो परियोजना के बारे में। ये कहाँ है पूछे तो बताइए कहाँ है? रायगढ़ में। इसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। केलो परियोजना रायगढ़ और शक्ति, इन 2 जिलों को क्या करता है? लाभान्वित करता है। 22,810 हेक्टेयर इसका क्या है? सिंचाई क्षमता है। खारंग परियोजना की अगर आप बात करोगे, खारंग परियोजना कहाँ है? खारंग परियोजना खूटा घाट जलाशय, इसका नाम है खूटा घाट। रतनपुर में है भाई, रतनपुर बिलासपुर में, यहाँ पर खारंग परियोजना है। और इसकी कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 8800 हेक्टेयर में इसकी क्या है? सिंचाई क्षमता है। मनियारी सिंचाई परियोजना कहाँ है? मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? मुंगेली जिले में है। इसे मनियारी बांध भी कहते हैं, या राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं। खारंग परियोजना को संजय गांधी जलाशय, मनियारी परियोजना को राजीव गांधी जलाशय कहते हैं। और इसका लगभग 11,000 हेक्टेयर में इसका क्या है? सिंचाई क्षमता है। 11,500 हेक्टेयर में लगभग इसका क्या है? सिंचाई क्षमता है। किसका? मनियारी सिंचाई परियोजना का। तो इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पूरे देश में कितनी परियोजना शामिल है पूछे तो बताइएगा? 99। इस 99 में से छत्तीसगढ़ में कितने हैं? तो 3 शामिल है। कौन कौन सा? केलो, खारंग, मनियारी। नहीं है तो कौन सा नहीं है? अरपा भैंसाझार नहीं है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है? सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। खरीफ वर्ष 2016 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य था, धान का समर्थन मूल्य था 2300 रुपए प्रति क्विंटल। 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य कितना है? 2300 रुपए प्रति क्विंटल। 2025-26 में समर्थन मूल्य कितना है? आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 2025-26 में धान का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। कमेंट करके बताएंगे आप। चले आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। अब देखिए, एक तरफ क्या दिया हुआ है? कुल बोया गया क्षेत्र दिया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र दिया है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र दिया और कुल सिंचित क्षेत्र दिया गया। आपको इसकी सही जोड़ी बनानी। जैसे कुल बोया गया क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो कृषि के अंतर्गत 55.23 लाख हेक्टेयर आपका कुल बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर आप देखोगे तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.16 लाख हेक्टेयर आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कितना? 1486। और कुल सिंचित क्षेत्र आपने कितना पढ़ा है? 2176। 2176 के अलावा एक और डेटा है 1892, उसको भी मैंने बताया था। तो इसका सही जोड़ी आप मिला लीजिएगा, जो सही होगा उसको लगा लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कहता है भाई? कलमा बांध महानदी पर निर्मित है। कलमा बांध कह लो, कलमा बैराज कह लो, ये महानदी पर निर्मित है। दूसरा, गोबरी बांध मनेन्द्रगढ़ जिले में है। तीसरा कहता है पुटका नाला परियोजना रायगढ़ जिले में है। और चौथा, मिनी माता परियोजना राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मिनी माता है, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं। ये कथन एकदम क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? एकदम सही है। और कौन सा कथन सत्य है इसको चुनना है। तो अगर पहला कथन सही है तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा हट जाएगा, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। दूसरा क्या बोलता है भाई? पहले सवाल पे आते हैं, कलमा बांध महानदी पर निर्मित है। अब ये कलमा बांध महानदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही कथन। महानदी पर 6 औद्योगिक बैराज बनाए गए हैं, 6 औद्योगिक बैराज। और वो 6 औद्योगिक बैराज कौन कौन सा है? तो एक है आपका साराडी,
इसको हम पहले यहां से लेते हैं। पहले नंबर पे है राजीव समोदा, समोदा बैराज कहाँ है? रायपुर में। दूसरे नंबर पे लेते हैं शिवरी नारायण, ये सब महानदी पे निर्मित औद्योगिक बैराज है ना, शिवरी नारायण। तीसरे नंबर पे है बसंतपुर, बसंतपुर, ये दोनों कहाँ है? जांजगीर चांपा में। चौथे नंबर पे है मिरौनी, पांचवें नंबर पे है साराडी, साराडी, और छठे नंबर पे है कलमा। इसको कैसे याद रखोगे? मिसाक, मिरौनी, साराडी, कलमा, यहां से याद रखना। और ये तीनों की तीनों किस जिले में है? शक्ति जिले में है। तो महानदी पर निर्मित 6 औद्योगिक बैराज ये है आपके। तो कलमा बांध महानदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही, पहला कथन तो सत्य हो गया। ठीक है। दूसरा, गोबरी बांध मनेन्द्रगढ़ जिले में, ये भी एकदम सही है। गोबरी बांध कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ जिले में है। तीसरा, पुटका नाला परियोजना रायगढ़ जिले में, ये कथन गलत है। पुटका नाला आपका सारंगढ़ में है, पहले रायगढ़ में था, अब कहाँ है? सारंगढ़। इसी के साथ याद रखना, पुटका नाला के साथ याद रखना किंकारी जलाशय। कौन सी जलाशय? किंकारी जलाशय, ये भी कहाँ है? ये भी आपका सारंगढ़ में। तो तीसरा कथन गलत हो गया, पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। तो 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अमहार बांध किस जिले में है? अमहार बांध सरगुजा में है, बिलासपुर में है, रायपुर में है, कवर्धा में। इसका उत्तर हो जाएगा सरगुजा। अमहार बांध किस जिले में है? सरगुजा में। छत्तीसगढ़ में लगभग 500 से अधिक बांध है, छोटे मोटे मिलाकर। तो सभी बांधों के नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ सवाल आ जाते हैं, एक आध दो। मिशन अमृत योजना के तहत निम्न जिलों व जलाशयों को सुमेलित कीजिए। देखिए 2020 तक हमको क्या करना था ना, मिशन अमृत योजना के तहत जो बड़े नगर निगम है, उन नगर निगम में आसपास के जलाशय से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के भी कुछ नगर निगमों में आसपास के जलाशय से जलापूर्ति की जाने की प्रस्तावित थी, जिसके तहत आपको बताना है कि कौन से जिले में कौन सा जलाशय सुमेलित, अच्छा सुमेलित कीजिए दिया, ऑप्शन नहीं दिया। आप, मैं इसी में बता देता हूं कि जैसे बिलासपुर जो है ना, बिलासपुर को जलापूर्ति होगी कहां से? खारंग जलाशय से। राजनांदगांव को जलापूर्ति होगी कहां से? खरखरा जलाशय से। खरखरा जलाशय कहां है? बालोद जिले में है। कहां है? बालोद। और मिट्टी से निर्मित राज्य का पहला बांध है, एकमात्र बांध मिट्टी से निर्मित। अंबिकापुर को मिलेगा घुनघुट्टा जलाशय से। कहां से मिलेगा? घुनघुट्टा जलाशय। घुनघुट्टा जलाशय को श्याम परियोजना भी कहते हैं, जो कि कहां है? आपके सरगुजा जिले में है, घुनघुट्टा नदी पर। और जगदलपुर को जलापूर्ति होगी कहां से? कुम्हरावंड एनीकट से होगी, जो कि एक नदी पर, एक नाले पर क्या बनाया गया? एनीकट बनाया गया, वहां कुम्हरावंड एनीकट से जगदलपुर को क्या किया जाएगा? जलापूर्ति किया जाएगा, नगर निगम को। तो ये है, इस तरीके से ऑप्शन आप बना लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 27वें नंबर का। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से विकास खंड संकटपूर्ण श्रेणी में है? देखिए केंद्रीय भूजल बोर्ड का जो रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार हमारे राज्य के जो 146 विकास खंड है, उस 146 विकास खंड में कौन कौन से संकटपूर्ण है, कौन से अति संवेदनशील या अति संकटपूर्ण में है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान देना है। 146 विकास खंड है। इस 146 विकास खंड में सुरक्षित विकास खंड कितने हैं? भूजल के अनुसार, भूजल की दृष्टि से सुरक्षित विकास खंड कितने हैं पूछे तो बताइएगा? 120। ठीक है। इसके अलावा अर्ध संकट, अर्ध संकट, अर्ध संकट कितने हैं पूछे तो बताइएगा कितने हैं? 21। और संकट, संकटग्रस्त कह लो या संकट काल, संकटग्रस्त कह लो, संकटग्रस्त विकास खंड कितने हैं पूछे तो बताइएगा कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। अब ये 5 में से 3 विकास खंड तो आपके बेमेतरा जिले के ही आ जाते हैं। कौन कौन से 5 उसको याद कर लो। एक है आपका बेमेतरा विकास खंड, बेमेतरा जिले में बेमेतरा विकास खंड। दूसरा है आपका बेरला विकास खंड। और तीसरा है आपका नवागढ़ विकास खंड। तीसरा क्या है? नवागढ़। ये 3 हो गए। 3 के अलावा एक याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा गुरूर। गुरूर कहाँ है? बालोद में। गुरूर कहाँ है? बालोद में। ये हो गया। और चौथा याद रखना रायपुर का धरसीवा। रायपुर का क्या याद रखोगे? धरसीवा। ये आपके 5 ऐसे हैं जो संकटग्रस्त विकासखंड है, भूजल की दृष्टि से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई, एकदम लेटेस्ट है भाई, लेटेस्ट है। स्टार लगा लेना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इनका नाम याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो उपर्युक्त सभी बचे 2 कौन कौन से हैं? एक नवागढ़ बच गया है और एक कौन सा बच गया है? धरसीवा बच गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है सुनिश्चित सिंचाई स्रोत, सुनिश्चित सिंचाई स्रोत के अंतर्गत निम्न स्रोतों से सिंचाई शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, सुनिश्चित सिंचाई स्रोत के अंतर्गत ए और बी दोनों, मतलब जलाशय और नलकूप, इन दोनों को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? सिंचाई, सुनिश्चित सिंचाई स्रोत के अंतर्गत। अगला सवाल,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रदेश में न्यूनतम सिंचाई का प्रतिशत दंतेवाड़ा जिले में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सब में क्या लेना है, दंतेवाड़ा को लेना है न्यूनतम में। दूसरा, राज्य में दुफसली सिंचाई का क्षेत्रफल 4.05 लाख हेक्टेयर है। उसमें यह भी मैंने बताया था कि दुफसली सिंचाई के क्षेत्रफल 4.05 लाख हेक्टेयर। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्रफल रायपुर जिले में है। क्या बताया था? सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्रफल। शुद्ध में क्या बताया था? जांजगीर चांपा। कुल में क्या बताया था? बेमेतरा। तो ये तो गलत हो गया हमारा। फिर क्या कहता है कि लघुत्तम सिंचाई स्रोत के अंतर्गत केवल तालाब को शामिल किया जाता है। केवल तालाब को शामिल किया, किसके अंतर्गत? लघुत्तम सिंचाई स्रोत के अंतर्गत। ये भी कथन एकदम क्या है? सही है। सिंचाई से संबंधित हम बहुत बेसिक नॉलेज हम रखते हैं, और उस बेसिक नॉलेज लगभग लगभग सभी को पता होता है कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ है? जांजगीर चांपा में। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जांजगीर चांपा जिले में। अब आप समझिए कि बाकी सारे डेटा आपको नहीं पता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं ना इसमें कि ऑप्शन से हम बनाए। कैसे? मेरे को पता है कि जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा होता है, मतलब रायपुर तो नहीं आएगा भाई, रायपुर नहीं आएगा। तो रायपुर नहीं आएगा, तो तीसरा कथन गलत है। अब आप देखिए, जिसमें जिसमें तीसरा कथन है वो तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। जिसमें जिसमें तीसरा है वो तो आंसर हो, तो यहां से दो ऑप्शन कट गए ना आपके। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी बनाने का टेक्निक आप सीखेंगे। साथ में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पर ऑप्शन सी हमको दिख रहा है, 1, 2 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में लघु सीमांत किसानों को फव्वारा या स्प्रिंकलर के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में केंद्र सरकार का योगदान कितना है? छत्तीसगढ़ में जो लघु सिंचाई के लिए जो कूप व्यवस्था है, उसकी शुरुआत 2013-14 में हुई थी। इसके तहत दो कैटेगरी में किसान आएंगे। एक आएंगे आपके सीमांत श्रेणी के किसान, लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान, और इसके अलावा अन्य किसान। इसके अलावा कौन से आएंगे? अन्य किसान। ध्यान रखिएगा, इसमें जो छूट है, छूट वो इनके लिए 70% है और इनके लिए 50% है। जिसमें केंद्र का अंश कितना है और राज्य का अंश कितना है? इस छूट में से केंद्र कितना पैसा देगा, राज्य कितना पैसा देगा, इसको ध्यान रखना है। 70 में से 33% केंद्र देगा और 37% राज्य देगा। यहां से 27% कौन देगा? केंद्र देगा। और यहां से 23% कौन देगा? राज्य देगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, 27% केंद्र और 23% राज्य। अब ये क्या चीज है? सवाल क्या पूछा है? जो फव्वारा है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, इसके लिए अनुदान राशि में केंद्र सरकार का योगदान कितना है? किसके लिए पूछ रहा है? लघु सीमांत किसानों के लिए। किसके लिए? लघु सीमांत। देखो, लघु सीमांत किसान के लिए केंद्र का अंश कितना है? 33%। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 33%। अगर इसी को पूछ देता कि लघु सीमांत किसानों के लिए राज्य का अंश कितना है, तो क्या बताते हैं? 37%। अगर पूछ देता लघु सीमांत किसान अन्य किसानों के लिए केंद्र का अंश कितना है, पूछता तो क्या बताओगे? 27। और राज्य का कितना है? 23%। अगर वो ये पूछ देता कि अन्य किसानों को कुल कितनी छूट या सब्सिडी दी जा रही, तो क्या बताते आप? 50%। ये आपका हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है 1 अगस्त 2005 को। कब हुई है? 1 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहा है भाई? शून्य ब्याज पर, देखो जीरो ब्याज पर कृषि ऋण की शुरुआत 2014-15 से हुई है। मतलब कि जो अल्पकालीन कृषि ऋण है, अल्पकालीन कृषि ऋण कितने माह के लिए होते हैं? 15 माह। अगर आप फसल क्षेत्र में है, कृषक है, किसान है, कृषि करते हैं, अल्पकालीन कृषि ऋण अगर आप लेते हैं तो 15 माह तक के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। इसकी एक राशि है, अधिकतम राशि भी है। तो ये 2014-15 शुरुआत हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अल्पकालीन कृषि ऋण, जिसकी बात चल रही है, कृषि ऋण की सुविधा अधिकतम 3 लाख रुपए है। ये गलत है। अधिकतम 3 लाख नहीं है, कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपए तक आप अगर अल्पकालीन ऋण ले रहे हो तो आपको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तीसरा बोलता है लाख उत्पादन के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख है। बिल्कुल सही है, लाख उत्पादन के लिए 2 लाख सीमा है भाई। और मत्स्य पालन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितना है? 3 लाख रुपए। ये भी एकदम सही है कि 3 लाख रुपए तक आपको क्या देना पड़ेगा भाई? मतलब कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा याद रखना, गोपालन के लिए भी आपको ऋण मिलेगा। गोपालन के लिए, गोपालन के लिए अगर आप 2 लाख रुपए तक ले रहे हो, 2 लाख रुपए तक, तो आपको 1% ब्याज देने, 1% ब्याज पर ऋण मिल जाएगा। और 2 लाख से 3 लाख के बीच है तो शायद याद नहीं कर पा रहे, इसको छोड़ दीजिए। 2 लाख रुपए तक 1% ब्याज पर आपको गोपालन हेतु ऋण उपलब्ध किया जाएगा।
प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला कूट सही है, दूसरा कूट गलत है, तीसरा कूट सही है और चौथा कूट भी सही है। तो 1, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आया? फैक्ट चीज है भाई, आपके रिवीजन के लिए बहुत सही है। आप वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। चाय का संवर्धन कहाँ होता है? जशपुर में होता है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ? बस्तर में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लाभांडी में। इमली मंडी कहाँ है? तो जगदलपुर में। इसको मिला लीजिएगा, इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो लगा लीजिएगा। अगला सवाल, एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम के बारे में क्या सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कुट बोलता है कि इसकी शुरुआत 5 मई 2005 में हुआ था। दूसरा, इसमें राज्य के कुल 27 जिले शामिल है। तीसरा, इसके अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार पुष्प विकास योजना शामिल है। और क्या बोलता है, इसमें काजू क्षेत्र विस्तार शामिल नहीं है। इन सारी चीजों पर आपको क्या करना है भाई, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम एकीकृत बागवानी मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला जो कूट है ना, इसकी शुरुआत 5 मई 2005 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है, पहला कथन एकदम सत्य है। दूसरा, इसमें राज्य का कुल 27 जिला है, 27 जिला शामिल नहीं है, 24 जिला है। कितने जिले शामिल है? 24 जिले शामिल है, 27 जिले नहीं है। 33 जिलों के अनुसार देखोगे तो 24 जिले इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार पुष्प विकास योजना शामिल है, बिल्कुल सही है भाई। इसके अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार हो गया, पुष्प विकास योजना हो गया, और साथ में याद रखिएगा कि जो आपका रोपण अधोसंरचना एवं विकास है, जो छोटे आपके उद्यानिकी से संबंधित जो रोपण अधोसंरचना और विकास है वो शामिल है। और इसके अलावा क्या शामिल है, काजू क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो काजू क्षेत्र विस्तार शामिल नहीं है बोला, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो काजू क्षेत्र विस्तार इसके अंतर्गत शामिल है। ये हो गया आपका एकीकृत बागवानी मिशन। अगला सवाल, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत क्या सुमेलित नहीं है बोला है ना, क्या सुमेलित नहीं है। जैसे सबसे पहला क्या है, जशपुर। जशपुर में चाय, कोरबा में टमाटर, धमतरी में चावल और नारायणपुर में हर्रा। 33 जिले हैं, 33 जिलों को अलग अलग उत्पाद के रूप में क्या किया गया, निर्धारित किया गया है भाई। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो जशपुर में चाय बिल्कुल सुमेलित है, कोरबा में टमाटर सुमेलित नहीं, कोरबा में आएगा आपका महुआ। कोरबा से किसका उत्पादन होना है, महुआ का। धमतरी में चावल सही है, नारायणपुर में हर्रा सही है। तो उस हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोरबा। अगले सवाल पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कृषि उपज मंडी 69, कृषि उपमंडी 121, प्राथमिक कृषि साख समिति 2050, कुल उपार्जन केंद्र, तो पूरा लिखो, कुल उपार्जन केंद्र कितने, 2815। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी 69 है, कृषि उपमंडी 121 है, प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 2050 है, अभी बढ़ने वाला है। कुल उपार्जन केंद्र कितना है, तो 2739 है। याद रखें कितना है, 2739 उपार्जन केंद्र, जहां पे धान मक्का और अन्य फसलों की क्या की जाती है, खरीदी की जाती है। अगला सवाल है कि राज्य में आदर्श मंडी शामिल नहीं है। राज्य में आदर्श मंडी, कौन कौन से आदर्श मंडी है उसको ध्यान में रखना है, और उनमें से कौन सा मंडी शामिल नहीं है आपको इसको बताना है कि कौन सा आदर्श मंडी में शामिल नहीं। ठीक है, कुरुद, धमतरी, कवर्धा, रायगढ़, कौन सा आदर्श मंडी में शामिल है। पहले तो ये बताओ आदर्श मंडी कितने हैं, 5 आदर्श मंडी है, जिसमें आपका रायगढ़ शामिल नहीं है। कौन सा जिला शामिल नहीं है, रायगढ़। तो कौन कौन सा शामिल है भाई, कुरुद है, धमतरी है, कवर्धा, ये 3 तो हो गया। एक याद रखना, राजनांदगांव, क्या याद रखोगे, राजनांदगांव। इसके अलावा एक है आपका क्या, मुंगेली, एक है आपका मुंगेली। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखिए सबसे पहले कौन आएगा, राजा। राजा कौन है, राजनांदगांव पहले नंबर पे। राजनांदगांव के ऊपर में ही क्या आता है, कवर्धा। कवर्धा के ऊपर में क्या आता है, मुंगेली। कवर्धा के ऊपर में क्या आएगा, मुंगेली। 3 तो हो गए याद। इसके अलावा और क्या है भाई आपका, और क्या है, धमतरी और कुरुद। तो यहाँ पर धमतरी और कुरुद दोनों तो एक ही जगह में है, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। ये 5 आपके क्या है, आदर्श मंडी है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, प्राथमिक कृषि साख समिति कितने नए प्रस्तावित है। बजट 2025-26 में 532 नए प्राथमिक कृषि साख समितियों की बनाए जाने की क्या हुई है, घोषणा हुई है। बहुत जल्द आपको प्राथमिक कृषि साख समिति, जो अभी हम 2058 पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले 1333 थे,
ये बढ़कर कितने हुए 2058। अब ये बढ़ जाएंगे और बढ़कर 532 आप ऐड कर दीजिएगा, जितने आएंगे उतने आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप हमारे ढेर सारा प्यार दीजिए और हम इसी तरीके के नए नए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे बहुत जल्द। एक नई सीरीज छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित, मैथ्स से संबंधित, इंडिया जीके से संबंधित एक नई सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके एग्जाम में फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।